ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बचे हुए गेम की पार्ट पे बात करेंगे। 3 नंबर पार्ट आता है गेम का, कौन सा है, यानी गेम के अंदर खाद उर्वरक सिंचाई तक हो गया। लास्ट में मैंने क्रांतिक अवस्था बताई थी। उस क्रांतिक अवस्था के बाद अपने बात करेंगे गेम के अंदर आता है अंतरा कृषि या इसे इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। अंतरा कृषि या इंटरक्रॉपिंग, यानी इसके प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं और कब इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, प्रथम निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए, द्वितीय कब करनी चाहिए। तो अपने इस पर चर्चा करेंगे कि इसके प्रमुख खरपतवार, यानी पहली तो बात ये इसके अंदर लिखोगे आप कि प्रथम सिंचाई के बाद, यानी मैंने प्रथम सिंचाई का बताई, कौन सी बताई थी, CR स्टेज यानी ताजमूल अवस्था भी कहते हैं जिसे। प्रथम सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करोगे। एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करोगे। यानी ये हो चुका है कि एक बार 25 से 30 दिन के बाद निराई गुड़ाई हमें एक बार जरूरी करना है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसके प्रमुख खरपतवार कौन से हैं, यानी कौन कौन से इसका एक बीजपत्री खरपतवार है, द्विबीजपत्री कौन से, कितने खरपतवार हैं, उनको कब कब यानी खरपतवार नाशी को नष्ट करना चाहिए। तो इसके प्रमुख खरपतवार कौन से हैं। तो गेहूं के प्रमुख खरपतवार रहते हैं, पहला यानी इसके अंदर 2 भागों में विभाजित किया गया है कि एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा है, द्विबीजपत्री कौन सा है। इनके अंदर क्या होता है कि अगर पहला पार्ट रहता है इसमें एक बीजपत्री, कौन सा रहता है, एक बीजपत्री खरपतवार, और दूसरा रहता है ईसके अंदर द्विबीजपत्री खरपतवार। क्योंकि +2 NCERT के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, इसमें डिवाइडेशन नहीं किया गया है NCERT के अंदर, लेकिन ये कंपटीशन की तरफ से भी इम्पोर्टेंट रहता है इसके अंदर। तो इसका अगर एक बीजपत्री खरपतवार देखते हैं तो पहला एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा आता है। तो इसके अंदर सब जानते हैं कि पहला इसका खरपतवार एक बीजपत्री में आता है जिसे गेवसा बोलते हैं, गेवसा या गुल्ली डंडा भी कहते हैं इसे, या इसे मंडूसी के नाम से भी जाना जाता है। सब परिचित है इससे, गेवसा या गुल्ली डंडा या मंडूसी, यानी जो गेहूं की फसल की उसकी बाह्य आकृति इसके समान होने के कारण इसे नकलची खरपतवार भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पहला इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि इसे नकलची खरपतवार कहा जाता है। यानी नकलची खरपतवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति होती है गेहूं की फसल के बिल्कुल मिली जुली होती है। दूसरा इसके अंदर ये भी कह सकते हो इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, गेहूं का मामा कहा जाता है इसे। गेहूं का मामा किसे कहा जाता है, गेवसा या गुल्ली डंडा या मंडूसी को कहा जाता है। और इसका अगर बॉटनिकल नाम देखे जाए क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नाम होता है फेलेरिस माइनर भी कहते हैं इसे। उसके बाद इसका दूसरा खरपतवार कौन सा है एक बीजपत्री का, तो दूसरा रहता है इसे जंगली जई, जिसका जो बॉटनिकल नाम क्या होता है, एविना फतुआ के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों का कंट्रोल करना है, इसे नियंत्रण किससे करोगे, तो इन दोनों का नियंत्रण करोगे तो आप इसका नियंत्रण मिथाइल डेमेटोन से भी कर सकते हैं, मिथाइल पैराथियन से भी कर सकते हैं, या मोनोक्रोटोफास से भी कर सकते हैं। दूसरा नियंत्रण कर सकते हैं मोनोक्रोटोफास।
क्लोरोफास के द्वारा भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये हो गए एक बीजपत्री खरपतवार। और द्विबीजपत्री खरपतवार कौन से रहते हैं इसके अंदर? तो द्विबीजपत्री खरपतवार देखिए इसके अंदर कौन सा रहता है? पहला आता है बथुआ। कौन सा आता है द्विबीजपत्री के अंदर? बथुआ। बथुआ। उसके बाद आता है किरसननील। किरसननील। तीसरा खरपतवार कौन सा आता है? सेजी। चौथा खरपतवार कौन सा आता है? हिरणखुरी। कौन सा आता है? हिरणखुरी। तो ये रहते हैं इसके द्विबीजपत्री खरपतवार। अब इनके बॉटनिकल नाम देख लेते हैं कि बथुए का बॉटनिकल नाम क्या होता है? चिनोपोडियम। चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम किसका रहता है? बथुए का चिनोपोडियम एल्बम हो गया। अब किरसननील का देखते हैं कि इसका बॉटनिकल नाम क्या रहता है? तो एनागेलिस। एनागेलिस आर्बेसिस रहता है। आर्बेसिस इसका बॉटनिकल नाम रहता है। सेजी का देखा जाए तो मेरिलोस एल्बा कहते हैं इसको। मेरिलोस। मेरिलोस एल्बा इसका बॉटनिकल नाम रहता है। हिरणखुरी होता है। ये गेहूं का कौन सा खरपतवार है? ये तो गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। अब इनका नियंत्रण किससे करोगे? तो इनका नियंत्रण आप कर सकते हो, कंट्रोल करना चाहते हो तो इसका कंट्रोल मेटासल्फोसल्फ्यूरॉन से कर सकते हो। मेटासल्फ्यूरॉन से इनका कंट्रोल कर सकता है। अगर सल्फा सल्फ्यूरॉन करना चाहते हो तो इनका कंट्रोल भी एक बीजपत्री में सल्फा सल्फ्यूरॉन से भी कर सकते हो। ये थे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री खरपतवार। आपको बता दिया इसका प्रमुख खरपतवार ज्यादातर ये पूछा जाता है, लेकिन आजकल प्रमुख आपत्तिजनक पूछा जाए तो हिरणखुरी जो किसमें आता है? द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। ये हो गया अपना अंतरकृषि या इंटरक्रॉपिंग। अब अपना रहता है इसके बाद अपने करेंगे पादप संरक्षण। क्या रहता है? पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंदर इसके अंदर प्रमुख कीट आएंगे, प्रमुख रोग आएंगे। कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं? तो इसके अंदर अपने देख लेते हैं पहले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। गेहूं के अंदर प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? यहां लिख देता हूं मैं पादप संरक्षण। पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में पहला अपने डाल लेते हैं इसके अंदर प्रमुख कीट, यानी इसके प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? प्रमुख कीट। गेहूं के प्रमुख कीट कौन से हैं? पहला कीट रहता है सैन्य कीट रहता है। सैन्य कीट। सैन्य कीट। इसका सैन्य कीट का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? माइथेना एक्यूटा। ये रहता है इसका जूलॉजिकल नाम। अब कीट इस कीट का आजकल ज्यादा प्रकोप नहीं है, और इस कीट से अगर फसल कोई प्रभावित होती है तो इसके अंदर क्या रहता है कि ऐसे लगता है जिस प्रकार किसी फसल को कोई जानवर वगैरह खा चुका है। तो यानी इस कीट से प्रभावित पत्तियां, इस कीट से प्रभावित फसल क्या होता है? प्रभावित फसल पत्ती रहित हो जाती है। प्रभावित फसल पत्ती रहित यानी पत्तियां रहित हो जाती है। पत्तियां रहित हो जाती है। इसका कंट्रोल आप किससे कर सकते हो? मिथाइल डेमेटोन से कर सकते हो। मिथाइल पैराथियन भी लिख सकते हो, मिथाइल डेमेटोन, मोनोक्रोटोफास, किसी से भी कर सकते हो। मिथाइल पैराथियन पहला कीट ये रहता है। अब दूसरे कीट की बात की जाए तो इसके अंदर दूसरा कीट कौन सा रहता है? दूसरे कीट के अंदर आए तो दीमक आता है। दीमक। दीमक का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? ओडेंटोटर्मिस ओबेसस होता है। ओडेंटोटर्मिस
टर्म इज ओबेसस रहता है। तो ये भी नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसका कंट्रोल किससे करोगे? इसका कंट्रोल क्लोरीपाइरिफॉस से कर सकते हो, क्लोरीपाइरिफॉस से कंट्रोल इसका किया जा सकता है। तीसरा कीट इसके बाद कौन सा रहता है? उसके बाद रहता है तना छेदक मक्खी। तना छेदक मक्खी। मक्खी के बाद 4 नंबर कीट पे क्या रहता है? थ्रिप्स या इसे माइट भी कहते हैं। चौथे के बाद 5 नंबर कीट कौन सा रहता है? थ्रिप्स या माइट के बाद मोइला। मोइला के बाद हरा तेला। हरा तेला ये इसके प्रमुख कीट थे। या इसके बाद एक कीट और आता है फली बीटल भी इसका ही कीट है। फली बीटल भी इसका प्रमुख कीट है। फली बीटल के बाद ग्रास ओफर भी प्रमुख कीट माना जाता है। गेहूं का ग्रास ओफर भी प्रमुख कीट है। इस कीट के बाद आता है कि इसके अंदर ग्रास ओफर कीट के बाद नेक्स्ट आएगा, अगर भंडारण का प्रमुख कीट पूछा जाए, यानी भंडारण का प्रमुख कीट, भंडारण का प्रमुख कीट कौन सा है? खपरा बीटल माना जाता है। कौन सा रहता है? खपरा बीटल। खपरा बीटल के अंदर क्या आता है कि इस खपरा बीटल का भंडारण के समय यानी कब होता है, किस कारण से होता है, तो ये कब होगा, इसका प्रमुख लक्षण क्या रहता है, यानी कब होने का कारण क्या है? तो इसके अंदर अधिक तापमान होगा। एक तो अधिक तापमान व कम नमी के कारण, कम नमी के कारण ये होता है। इसका खपरा बीटल का अगर पूछा जाए कि जूलॉजिकल नाम क्या होता है, तो ट्राइकोग्रामा ग्रिगेरिया रहता है। इसका जूलॉजिकल नाम ये रहता है। अगर इसका कंट्रोल भी किया जाए तो मिथाइल डेमेटोन से कर सकते हो। मिथाइल डेमेटोन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये भंडारण का प्रमुख कीट रहता है। भंडारण के बाद इसके बाद अगर नेक्स्ट कीट इसका और देखा जाए, यानी कि 8 और 9 कीट हो चुके हैं, खपरा बीटल भी हो चुका है, भंडारण का। अब एक और रहता है इसके अंदर की चूहों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाता है। तो चूहों के नियंत्रण के लिए, यानी यहाँ लिख देते हैं इसके बाद चूहों के नियंत्रण की, यानी चूहों का नियंत्रण जो नुकसान पहुंचाता है, तो चूहों का नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करोगे आप? तो इसमें किया जाता है, इसका नियंत्रण किया जाता है जिंक फॉस्फाइड के द्वारा। इसका नियंत्रण ब्रोमोलिडियम के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन जिंक फॉस्फाइड से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये थे इसके प्रमुख कीट। प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? पहला आपको बता दिया सेने कीट, आजकल इसका ज्यादा प्रकोप नहीं है। उसके बाद दूसरा दीमक, तीसरा तना छेदक मक्खी, चौथा है थ्रिप्स या माइट, उसके बाद मोइला, अरातेला, फली बीटल, ग्रास ओपर। उसके बाद भंडारण का प्रमुख कीट माना जाता है तो खपरा बीटल माना जाता है। ये किस कारण से होता है? अधिक तापमान व कम नमी के कारण होता है। और इसका नियंत्रण किससे? मिथाइल डेमेटोन के द्वारा। अगर चूहों से भी गेहूं को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका नियंत्रण किससे करोगे आप? जिंक फॉस्फाइड से कर सकते हो या ब्रोमेलियोडोन से भी कर सकते हो। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।